हेलो गाइस, दिस ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। एक बार फिर से आपका सिविल इजी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ सर्वे को डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में हम सर्वेक्षण के बेसिक प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि सर्वेक्षण के बेसिक प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। तो सर्वेक्षण में टोटल आपको 3 प्रिंसिपल्स पढ़ने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके सिलेबस में 2 ही है। जो तीसरा वाला है वो इम्पॉर्टेंट भी नहीं होता है ज़्यादा, तो आपके सिलेबस में जो है वो केवल 2 ही है। पहला है जो है पूर्ण से अंश की ओर सर्वेक्षण कार्य बढ़ाना। इंग्लिश में आप अगर हिंदी में याद करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा टिपिकल होगा, तो इसीलिए आप इसे इंग्लिश में याद करें, ज़्यादा बेटर होगा। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। उसके बाद दूसरा जो होगा कि लोकेटिंग न्यू पॉइंट्स फ्रॉम एटलीस्ट 2 रेफरेंस पॉइंट्स। अभी आपको नाम से नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आइए इसको हम देख लेते हैं एक्सप्लेन करके। इसके हम बेसिक प्रिंसिपल्स देखने से पहले ये देख लेते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल्स हमें पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम कोई भी सर्वे कार्य करते हैं तो उस सर्वे कार्य को कंप्लीट करते करते कुछ न कुछ उसमें एरर्स आ जाती हैं। वो एरर आपकी हो सकती है इंस्ट्रूमेंटल एरर, हो सकती है इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है। दूसरा नेचुरल एरर हो सकती है, या फिर पर्सनल एरर भी हो सकती है। तो जब भी हम कोई सर्वे वर्क करेंगे तो वहाँ पे ये तीनों टाइप्स की एरर्स आने के चांसेस होते हैं। तो इन्हीं एरर्स को ओवरकम करने के लिए, इन्हें एरर्स को रिमूव करने के लिए, या फिर ये एरर्स ना आए उसके लिए हम बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। इंस्ट्रूमेंटल एरर्स जो आती हैं ये इंस्ट्रूमेंट की बनावट की वजह से, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंटल एरर आती है। नेचुरल एरर आती है कि प्राकृतिक आपदाओं, जैसे आपदाओं का मतलब है कि जैसे धूप है, या फिर अचानक से बारिश होने लगी, या फिर हवा चल रही है ज़ोर से, तो उन सब की वजह से नेचुरल एरर्स हो सकती हैं। पर्सनल एरर में आता है कि जैसे जो भी सर्वेक्षक है वहाँ पे, जो भी सर्वेयर वहाँ पे काम कर रहा है, उसके अंदर एक्सपीरियंस की कमी है, या फिर उसे देखने में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों से जो एरर अकर होती है उसे हम पर्सनल एरर की कैटेगरी में रखते हैं। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हम पढ़ते हैं उसका सीधा सीधा पर्पज़ होता है कि सर्वे वर्क में जो भी एरर्स आई हैं उनको कैसे ओवरकम किया जाए, या फिर वो एरर्स जनरेट ही ना हो। तो उसके लिए हम बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। पहला है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। अब अगर आप नाम से देखें तो क्या है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट मतलब पूर्ण से अंश की ओर। इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई सर्वे वर्क करते हैं तो सर्वे वर्क अगर हम करें तो मान लो कोई एक पूरा क्षेत्रफल है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पूर्ण। देखिए, अगर आप नाम से, हमने आपको बताया कि अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो आप नाम से अगर आप पढ़ेंगे, नाम से रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अब मान लीजिए ये आपके पास कोई ज़मीन है जिसका आपको सर्वे करना है, तो ये एक पूरी की पूरी ज़मीन है, मतलब पूर्ण, जिसे हम होल बोलेंगे। होल मतलब संपूर्ण। अब इसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे अंश में, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लें, और उसके बाद अगर हम यहाँ पे सर्वे वर्क करें, उसके बाद अगर हम सर्वे करते हैं तो इसमें क्या होगा कि मान लो आपने इस पार्ट का सर्वे किया, तो आप सर्वे करेंगे तो श्योर सी बात है कि उसमें एरर आएगी। अब वो एरर इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकती है, नेचुरल एरर हो सकती है, या पर्सनल एरर। तो जो भी एरर इस इतने एरिए में जनरेट होता है उसको आप यहीं पे ओवरकम कर लेते हैं, उसे यहीं पे आप
रिमूव कर देते हैं। फिर जब आप इस एरिया का इसका आप सर्वे करेंगे तो यहाँ जो एरर थी, इसमें जो एरर जनरेट हुई थी वो एरर आपने यहीं पे ख़त्म कर दिया। तो अब इसमें वो एरर कोई भी अपना रोल नहीं अदा करेगी, मतलब वो एक्यूमुलेट नहीं होगी, वो इसके साथ जुड़ेगी नहीं। अगर आपने ना रिमूव किया होता तो इसकी एरर इसके साथ जुड़ जाती, तो ये जो छोटी एरर यहाँ थी वो यहाँ पे जाके बड़ा रूप ले लेती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हर पार्ट में एरर को हम रिमूव करते चलते हैं। तो ऐसे हम सारे पार्ट्स में कर लेते हैं कि जितने पार्ट्स का हम सर्वे करेंगे हर पार्ट में हम एरर को तुरंत के तुरंत रिमूव करते चलते हैं। तो ऐसे ये जो पूरा वर्क होता है इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। आइए इसको हम एक बार इसकी थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी सी क्या है। इसमें बोला गया है कि इस सिद्धांत के अनुसार जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना होता है सर्वप्रथम हम उसमें मुख्य नियंत्रण बिंदुओं का सावधानी से चयन करते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम देखें तो ये हो गया, ये सारे जो इसकी परिधि पे जो भी जितने भी पॉइंट्स बन रहे हैं ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कंट्रोल पॉइंट्स होंगे। ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे, कंट्रोल पॉइंट्स। तो ही बोला गया है कि हम नियंत्रण बिंदुओं को कंट्रोल पॉइंट्स का चयन कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, चयनित बिंदुओं की स्थिति की परिशुद्धता से जांच की जाती है। इन पॉइंट्स की हम अच्छे से जांच कर लेते हैं। उसके बाद चयनित बिंदु के द्वारा क्षेत्र में अन्य लघु बिंदु स्थापित किए जाते हैं। लघु मतलब छोटे बिंदु, जिससे संपूर्ण क्षेत्र को छोटे हिस्सों में बांट लिया जाता है। अब यहाँ पे अगर इस क्षेत्र में आप छोटे छोटे पॉइंट्स को और डिसाइड कर लेंगे तो क्या होगा, उसके बेसिस पे आप पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं। तो यही बोल रहा है कि चयनित बिंदुओं के द्वारा हम अन्य लघु बिंदु स्थापित करते हैं और संपूर्ण क्षेत्र को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इनकी भुजाओं का परिशुद्धता के साथ जांच कर लेते हैं। अगर शुद्धता है तो अच्छी बात है, अगर उसमें एरर आती है तो हम एरर को उसी पॉइंट पे उसी क्षेत्र में रिमूव कर देते हैं, जिस वजह से वो एरर दूसरे पार्ट में ना पहुँचे, और दूसरे पार्ट में नहीं पहुँचेगी तो जो एरर होगी वो छोटी रह जाएगी, वो बड़ा रूप नहीं ले पाएगी। यहाँ पे आपको एक नोट पॉइंट देखने को मिल जाएगा। नोट पॉइंट है कि द मेन पर्पज इज़ टू लोकलाइज द एरर एंड प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है एरर को लोकलाइज करना। लोकलाइज करने का मतलब हुआ कि उसी पार्ट में, मान लो यहाँ पे अगर एरर जनरेट होती है तो उसी पार्ट में उसको हम लोकलाइज करके वहीं पे रिमूव कर लेंगे। एंड प्रिवेंट देयर एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन को हिंदी में बोलते हैं संचयन, जिसका मतलब होता है इकट्ठा होना। तो उसको हम उसके इकट्ठे होने से प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं। हमने आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बता रखी हैं। ठीक, ये था आपका पहला प्रिंसिपल। एक बार हम जल्दी से इसका रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। इसमें क्या होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार जिस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना होता है सर्वप्रथम उसमें हम कंट्रोल पॉइंट्स का चयन करते हैं। मान लो ये आपका पूरा एक क्षेत्रफल था तो इसमें हम कंट्रोल पॉइंट्स पहले इसकी परिधि पर, क्षेत्रफल की परिधि पर हम कंट्रोल पॉइंट्स का चयन करेंगे। उसके बाद उस बेसिस पे हम पूरे क्षेत्र को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। तो चयनित बिंदुओं की स्थिति की परिशुद्धता से जांच करते हैं। उसके बाद उसी के आधार पे हम संपूर्ण क्षेत्र को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। उसके बाद जो भी एरर्स जनरेट होती है, अगर एरर जनरेट होती है तो हम जिस पार्ट का सर्वे करेंगे उसी पार्ट में हम उसे लोकलाइज करके वहीं पे रिमूव कर लेंगे, जिससे कि वो इकट्ठा ना होने पाए। दूसरा जो प्रिंसिपल है आपका लोकेटिंग न्यू पॉइंट्स फ्रॉम एटलीस्ट टू रेफरेंस पॉइंट्स, वो है आपका कि इस सिद्धांत के अनुसार नए बिंदुओं या रेखाओं की स्थापना कम से कम 2 संदर्भ बिंदुओं से की जाती है। मान लीजिए आपको
ये आपका एरिया है, एक एरिया, यहाँ पे आपको कोई एक बिंदु स्थापित करना है। तो इस बिंदु को स्थापित करने के लिए हम पहले से मौजूद किन्हीं दो बिंदुओं को रेफरेंस मान लेते हैं, संदर्भ मान लेते हैं। अब दो बिंदु, कोई पेड़ पौधा होता है, हो सकता है कोई पहले से बनी बिल्डिंग हो सकती है, या कोई अस्थाई स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब जो कि वहाँ से हटे ना, तो उसे हम कंट्रोल पॉइंट्स मान लेते हैं। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे बी है और दूसरा सी, तो इसके रिस्पेक्ट में या तो हम बी से ए तक का एंगल मेज़र कर लेंगे, या फिर बी से ए तक की डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे, लेंथ मेज़र कर लेंगे। तो ये तरीका होता है। या फिर हम ए से सी की डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे या कोण मेज़र कर लेंगे। तो वही बोला गया कि लोकेटिंग न्यू पॉइंट्स फ्रॉम एटलीस्ट टू रेफरेंस पॉइंट्स, मतलब अगर हमें कोई नया पॉइंट लोकेट करना है तो उसे हम कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं के सापेक्ष लोकेट करते हैं। आइए देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। इस सिद्धांत के अनुसार नए बिंदुओं की स्थापना कम से कम दो संदर्भ बिंदुओं से की जाती है जो पहले से स्थापित या ज्ञात हों। हमने आपको बताया कि वो बिंदु पहले से मौजूद होंगे, कोई पेड़ पौधा हो सकता है, कोई पहले से बनी बिल्डिंग हो सकती है, या कोई और चीज़ हो सकती है जो वहाँ पे एक अस्थायी रूप से मौजूद हो। अब ये किस प्रकार से की जाती है, इसके भी कई सारे तरीके हैं। इसमें क्या है कि रेखा AC तथा BC की सीधी दूरी नापकर, जैसे आपको कोई पॉइंट यहाँ पे ए लोकेट करना है, तो इसको किन्हीं दो रेफरेंस पॉइंट्स के, किन्हीं दो संदर्भ बिंदुओं के सापेक्ष आप इसे लोकेट कर सकते हैं। इसको अगर हम B मान लें, इसको C, तो B और C की दूरी तो आपको पता होगी, अगर नहीं पता होगी तो हम इसको मेज़र कर लेंगे और उसके बाद B से A तक की डिस्टेंस को माप लेंगे और C से A तक की डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे। ये जो डिस्टेंस मेज़रमेंट होता है इसे हम बोलते हैं लीनियर मेज़रमेंट। अगर आप दूरी नाप रहे हैं तो दूरी मापन को हम लीनियर मेज़रमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। वहीं पे अगर आप इसका एंगल मेज़र करते, कोण में माप के, तब इसकी लोकेशन फाइंड आउट करते, तो इसे हम बोलते हैं एंगुलर मेज़रमेंट। इसे हम क्या बोलेंगे? एंगुलर मेज़रमेंट, कोणीय माप। ठीक, तो पहला तरीका क्या होगा कि रेखा AC और BC की सीधी दूरी नापकर AC तथा BC। अब यहाँ पे क्या है कि इन्होंने पॉइंट्स की जो लोकेशन है वो थोड़ा सा अलग कर दी, बस दूरी सेम है। अब इनके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिगर जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। अब मान लो यहाँ पे हमने इसमें A बिंदु को नया बिंदु माना है और इन्होंने C को नया माना है, तो हम इन्हीं के अकॉर्डिंग चलते हैं। देखिए, अगर आपको किसी नए बिंदु C की लोकेशन फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, आप AC की डिस्टेंस मेज़र करेंगे और BC की डिस्टेंस मेज़र करके आप C पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा कि बिंदु C से रेखा AB पर, अब A और B जो हैं ये पहले से ग्राउंड पर मौजूद हैं, C की आपको लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो क्या कर सकते हैं, आप C से AB रेखा पर एक लंब डाल सकते हैं, एक 90 डिग्री पर रेखा खींचकर उसकी डिस्टेंस मेज़र करके और A से B तक की दूरी मापकर। इन दो तरीक़ों से भी इसकी मेज़रमेंट कर सकते हैं, इसकी लोकेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर एक नए बिंदु की स्थापना करनी है तो उसके लिए कम से कम आपको दो मेज़रमेंट्स लेनी होंगी हमेशा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब वो दोनों मेज़रमेंट या तो लीनियर हो सकती हैं या फिर एक लीनियर एक एंगुलर हो सकती है, या फिर दोनों एंगुलर हो सकती हैं, लेकिन आपको दो मेज़रमेंट लेनी पड़ेगी। तो इसमें क्या है, सेकंड वाले में कि बिंदु C से रेखा AB पर लंब डालकर, रेखा AB पर हमने एक लंब डाला, उसके बाद CD की दूरी मापकर और AD की दूरी मापकर, ये जो नया बिंदु बनेगा यहाँ से हम CD की डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे और
AD की डिस्टेंस मेज़र कर लेंगे। तो यहाँ भी हम 2 डिस्टेंस का मेज़रमेंट कर रहे हैं। उसके बाद क्या है कि बिंदु A से AC की दूरी मापकर, बिंदु A से AC की डिस्टेंस मेज़र करके या फिर कोण CAB ज्ञात करके, आप जो भी A पर कोण बनेगा उसको ज्ञात करके भी आप C की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि आपको 2 मेज़रमेंट लेनी होगी, वो दोनों लीनियर हो सकती हैं या फिर उसमें से एक लीनियर एक एंगुलर हो सकती है या फिर दोनों एंगुलर हो सकती हैं। तो पहले में अगर हम देखें तो दोनों लीनियर मेज़रमेंट्स थी, दूसरे में भी दोनों की दोनों लीनियर मेज़रमेंट है, लेकिन तीसरे वाले में एक लीनियर और दूसरा एंगुलर। इसके बाद चौथी कंडीशन बनेगी कि बिंदु A से कोण CAB, बिंदु A से कोण CAB, मतलब ये कोण आपको मेज़र करना है। उसके बाद बिंदु B से कोण CBA, बिंदु B से आप कोण CBA ज्ञात करके भी आप C की पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही बोला गया कि बिंदु A से CAB और बिंदु B से CBA ज्ञात करके, अब ये आप कंपास की सहायता से भी कर सकते हैं और थियोडोलाइट की सहायता से भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बिंदु A से कोण CAB और CB की दूरी मापकर। हमेशा आप देखेंगे तो 2 मेज़रमेंट आपको लेनी पड़ेगी। यहाँ पे आप देखेंगे दोनों एंगुलर मेज़रमेंट हैं, क्योंकि दोनों में हमने कोण ज्ञात किया है, और यहाँ पे एक एंगुलर और एक लीनियर मेज़रमेंट है। उसके बाद नोट पॉइंट है कि दूरी मापने की विधि को हम लीनियर मेज़रमेंट, इसको हमने आपको बता रखा है, और कोण मापने की विधि को एंगुलर मेज़रमेंट कहते हैं। तो ये थे आपके बेसिक प्रिंसिपल्स सर्वेइंग के। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आप क्लियर नहीं हुआ होगा तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, और अगर आप फिर भी नहीं क्लियर होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो वहाँ से हम आपको दोबारा से वीडियो बना के समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।